बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री कांग्रेस और राजद का सारा खेल बिगाड़ सकती है। ओवैसी पिछले कुछ सालों से बिहार में एक्टिव हैं और इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, यह भी तय है। लड़ेंगे का अर्थ तो भली भांति समझते हैं, किसे फायदा होगा किसे नुकसान, यह भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए हम बहुत घुमाकर कहने के बजाय सीधे कट टू कट यानी पॉइंट पर आएंगे। एआईएमआईएम के बिहार में एंट्री का सीधा अर्थ है मुस्लिम वोटरों में बड़ा बिखराव। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मुस्लिम वोटरों के बिखराव का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस राजद गठबंधन को। पिछले वीडियो में हमने आपको राज्य में मुस्लिम आबादी 32 सीटों पर उनका प्रभाव और उनके संबंधित अन्य सियासी समीकरण के बारे में बताया था। आज की वीडियो में उससे आगे की कहानी बताएंगे। राज्य के मुसलमानों का लगभग 65 से 70% वोट राजद को जाता है और 15% वोट कांग्रेस को। निश्चित तौर पर ये दोनों ही मुस्लिम वोटरों के लिए पहली और दूसरी प्राथमिकता में आते हैं, लेकिन इस बार एआईएमआईएम के होने से मुस्लिम वोटरों का जबरदस्त बिखराव होगा। यानी जो बात सालों से कही जाती है वही बिहार में देखने को मिल सकती है। वो ये कि ओवैसी के होने से भाजपा को फायदा होता है। तो फिर क्यों ना हम बिहार के संदर्भ में ये देखें ही कि ओवैसी के होने से बिहार में आखिर क्या बदल जाएगा, कितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे, कितना वोट प्रभावित करेंगे और महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि एआईएमआईएम की बिहार में एंट्री के बाद कैसे बदलेगा बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी समीकरण। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में पहली दफा 2015 के विधानसभा चुनाव में कदम रखा था। उस वक्त एआईएमआईएम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई सीट जीत नहीं पाए। उनका वोट शेयर 0.5% रहा। लेकिन असली धमाका 2020 में हुआ। एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उनमें से 5 पर जीत भी हासिल कर ली। ये सीटें थी अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज। ये सभी सीमांचल की सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 40 से 60% तक है। इस साल उनका वोट शेयर बढ़कर 1.24% हो गया, जो किसी भी छोटी पार्टी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। दिलचस्प है कि ओवैसी की एंट्री के पहले ये सभी सीटें महागठबंधन के खाते में जाया करती थी। 2020 में भी इन सीटों पर दूसरे नंबर पर राजद और कांग्रेस के ही उम्मीदवार थे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर यहां एआईएमआईएम नहीं होती तो निश्चित तौर पर यहां महागठबंधन के उम्मीदवार ही चुनाव जीतते। लेकिन ओवैसी के होने से महागठबंधन को 5 बेहद महत्वपूर्ण सीटों का, सीमांचल की सीटों का नुकसान हो गया। 2020 में एआईएमआईएम को कुल 5,23,279 वोट मिले। सबसे ज्यादा वोट कोचाधामन में 80,000 और बहादुरगंज में 70,000 आए थे। इन सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के वोट बटे, जिसका सीधा फायदा एनडीए को हुआ। आपको हम उदाहरण देते हैं। बहादुरगंज में कांग्रेस के तौसीफ आलम, जो 16 साल से विधायक थे, उन्हें एआईएमआईएम के अंजारन ने हरा दिया। वोट का अंतर सुनकर आप चौंक जाएंगे। अंजारन को 47% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के तौसीफ सिर्फ 10% वोट ही ला पाए। हालांकि इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि बाद में इन 5 में से 4 विधायक राजद में चले गए और ओवैसी की पार्टी सिर्फ 1 सीटों पर सिमट कर रह गई। यह सीट थी अमौर की, जहां से अभी अख्तरुल ईमान विधायक है। भले ही ओवैसी के विधायकों ने पार्टी बदल ली हो, लेकिन 5 सीटों पर जीत से पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस मिला कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। ये सीटें थी किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर। हालांकि वे एक भी सीट जीत नहीं पाए, लेकिन उन्हें 2.5% का वोट शेयर यानी लगभग 10 लाख वोट हासिल हुए। हम ये सब कुछ आपको क्यों बता रहे हैं?
इसलिए कि आप समझें या समझ सकें कि एआईएमआईएम ने कैसे पिछले कुछ सालों में अपने पैर बिहार में जमाए हैं और वे कितने प्रभावी साबित हुए हैं। अभी तो सीटों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार एआईएमआईएम और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कम से कम 30 सीटों पर उम्मीदवारों की तलाश हो रही है। आप समझदार हैं, खुद ही समझिए कि ये 30 सीटें कौन सी हो सकती है। निश्चित तौर पे वो सीटें होंगी जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, वो सीटें जहां ओवैसी के नहीं होने से महागठबंधन का जीतना तय था। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ओवैसी की पार्टी इन 30 में से 30 सीटें जीत जाएगी। 30 ना भी जीते, लेकिन अगर पिछली बार की तरह ही 5 से 7 सीटें जीत ली और 15 सीटों को प्रभावित कर गए, तो भी महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि बिहार का इतिहास रहा है कि यहां दोनों खेमों में हार जीत का मार्जिन बेहद अधिक नहीं रहता। 10 से 12 सीटों से आगे पीछे होते हैं। ऐसे में अगर 15 सीटों पर वैसी परिणाम को प्रभावित करते हैं, तो कांग्रेस और राजद के लिए यह सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। यानी मामला कुल मिलाकर अलार्मिंग स्टेज का है। 2023 की जाति जनगणना के मुताबिक बिहार के 13 करोड़ आबादी में मुस्लिम 2.3 करोड़ हैं। यह संख्या राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 32 पर निर्णायक प्रभाव रखती है। इनमें सीमांचल की कुछ सीटों पर तो 40 से 60% मुस्लिम आबादी। जैसे मैं कुछ का नाम आपको गिनाए देता हूं: किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार खास, दरभंगा, मधुबनी, सिवान और गोपालगंज में भी 15 से 30% मुस्लिम वोटर हैं। इन सीटों का हम संक्षिप्त में आकलन करते हैं। किशनगंज क्षेत्र की 4 सीटें: पहला बहादुरगंज, दूसरा कोचाधामन, तीसरा अमौर और चौथा ठाकुरगंज। यहां मुस्लिम आबादी 60 से 68% तक है। 2020 में एआईएमआईएम ने इनमें से 3 सीटें जीती थी। इस बार भी वे 2 से 3 सीटें जीत सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जोकीहाट, सिकटी और बायसी में मुस्लिम आबादी 40 से 50%। जोकीहाट और बायसी में उनकी जीत की संभावना बहुत है। दरभंगा ग्रामीण और जाले में भी 20 से 25% मुस्लिम वोटर हैं। ये सीटें उतनी आसान भले ना हो, लेकिन अगर युवाओं का साथ मिला ओवैसी को, तो इनमें से कोई एक सीट निकल सकती है। सिवान की भी बात कर लेते हैं। यहां 18% मुस्लिम आबादी है। शहाबुद्दीन की विरासत अब लगभग खत्म हो चुकी है। एआईएमआईएम की सीट पर नजर है। हालांकि राजद यहां अभी भी मजबूत है, लेकिन एआईएमआईएम यहां राजद को परेशान कर सकती है। इनमें से बायसी, जोकीहाट, सिवान, ठाकुरगंज, दरभंगा ग्रामीण और फुलवारी शरीफ अभी राजद के पास है, जो इस बार प्रभावित होंगे ही होंगे अगर इस बार असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में होते हैं तो। इसी तरह बहादुरगंज, कोचाधामन, जाले और मधुबनी अभी कांग्रेस के पास है। अगर कांग्रेस अपना मुस्लिम आधार मजबूत नहीं कर पाई, तो उन्हें यहां भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 2020 में 1.24% और 2024 में 2.5% वोट शेयर लेकर एआईएम आई थी चुनाव में। इस आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार 3 से 4% यानी 12 से 15 लाख वोट एआईएमआईएम ला सकती है। अगर वे 30 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो यह संख्या और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप यह समझिए कि जो मुस्लिम वोटर राजद और कांग्रेस से किसी भी कारण नाराज हैं, वो ओवैसी की तरफ जरूर शिफ्ट होंगे। क्या ओवैसी वाकई बीजेपी की बी टीम है? यह आरोप ओवैसी पर लंबे वक्त से लगता रहा है। 2020 में सीमांचल की 5 सीटों पर एआईएमआईएम की जीत से एनडीए को अप्रत्यक्ष तौर पर बड़ी मदद मिली थी सरकार बनाने में, क्योंकि महागठबंधन सिर्फ 6 सीटों से बहुमत से चूक गया था। अगर ये 5 सीटें महागठबंधन के खाते में आती, तो शायद स्थितियां कुछ और हो सकती थी, लेकिन ओवैसी इसे खारिज करते हैं। उनका तर्क है कि वे एक स्वतंत्र पार्टी हैं, इकाई हैं और हर समुदाय की तरह मुस्लिमों को भी अपनी आवाज चुनने का हक है। बिल्कुल सही बात है, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है और वे लड़ रहे हैं। उनके लड़ने से किसी को फायदा और किसी को नुकसान हो सकता है, यह जिम्मेदारी उनकी नहीं है। हकीकत यह है कि ओवैसी का मकसद अपनी पार्टी का विस्तार करना है और इसलिए ही वे किसी से गठबंधन करने के बजाय स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि ओवैसी के आने से महागठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है। इस बार फिर से बहुत कम मार्जिन से सरकार बनने की उम्मीद है। जैसा पिछली बार सिर्फ 6 सीटों से राजद और कांग्रेस चूक गई थी, इस बार भी कुछ वैसा ही हो सकता है। ऐसे में अगर इस बार फिर से ओवैसी 5 या 6 सीटें ले आते हैं, तो तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का सपना फिर से अधूरा ही तो रह जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है,
आप हमें कमेंट कर बताएं। आप जानते हैं कि हाल के दिनों में कांग्रेस और राजद के बीच खूब लड़ाई चल रही है। लड़ाई पर्दे के अंदर है, पर्दे के पीछे है, और लड़ाई इस बात को लेकर है कि इस बार कांग्रेस को मुस्लिम वोटर चाहिए, राजद के नाम पर नहीं बल्कि पारंपरिक कांग्रेसी के नाम पर। असल में हुआ यह है कि लालू यादव के उभार के बाद, यानी कि लगभग 1990 के बाद से ही बिहार में जो मुस्लिम तबका है वो कांग्रेस से छिटक कर राजद को पारंपरिक तौर पर वोट करने लगा, और ये राजद के पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल वोटर ही बने रहे। अब जब कांग्रेस बिल्कुल शून्य पर सवार है, अब जब कांग्रेस अपने आप को विस्तृत करना चाहती है पूरे बिहार में, अब जब नए प्रदेश अध्यक्ष आ चुके हैं, प्रभारी आ चुके हैं और इसके साथ साथ कन्हैया कुमारी यात्रा कर रहे हैं, तब कांग्रेस को या कांग्रेस के शीर्ष आलाकमान को यह आस जगी है कि इस बार अब कांग्रेस खुद को मजबूती के साथ नए सिरे से खड़ा करेगी। और कांग्रेस के खड़े होने में आप जानते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका मुस्लिम वोटरों की होती है, इसलिए इस बार कांग्रेस और राजद के बीच मुस्लिम वोटरों को लेकर भी तमाम तरह की लड़ाइयां चल रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर राजद और कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ती तो नए सिरे से इस बार मुस्लिम वोटरों को कांग्रेस अपने पक्ष में लामबंद करने की तैयारी में है। अब ये प्रयास, ये मिशन, ये प्लान कितना सक्सेस होगा अगर राजद और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, तो ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल एक नया संकट, एक नई चुनौती, एक नई परेशानी, एक नई जद्दोजहद, और जद्दोजहद इस बात की कि AIMIM के होने से, असदुद्दीन ओवैसी के होने से इस बार मुस्लिम वोटों का बिखराव क्या रोक पाएगी राजद और कांग्रेस? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे मनीष, और इस खबर को, कंटेंट को लिखा है हमारे प्रिय साथी विवेक आर्यन। शुक्रिया।